पद्मं रोगे जरारुक भय मृत्युनाशम दातारम इधम विविध औषधी नामः। ओम नमो भगवते श्रीदेव भिषजो अश्विनो नमो नमः। तो हम लोग उदान वायु कर चुके थे, आज व्यान वायु होगा। टैबलेट है उसका, व्यान वायु। व्यान का टैबलेट आता है, JRK वालों का है। तो कहते आप लोग कोई क्रिकेट देखते होंगे ना, तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा, सबसे धुरंधर, जो ऑलराउंडर होगा, ठीक है, वही व्यान वायु है। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग व्यान वायु को समझेंगे। मतलब जो बैटिंग भी कर लेता है टॉप ग्रेड का, लेकिन छोटा मोटा नहीं, काम चलाने वाला बैटिंग नहीं, ठीक है, और टॉप ग्रेड का बॉलिंग भी कर लेता है, अच्छा फील्डिंग भी कर लेता है, थोड़ा स्टाइल भी मार लेता है, बोलने भी आता है, जो सब कुछ कर सकता है, वो व्यान वायु है, ठीक है। अभी आप एक छोटा सा पहले इंटरेस्ट जगाने के लिए अपना अपना एक काम करेंगे, फिर थोड़ा सा व्यान वायु पे आगे बढ़ेंगे। तो अपना राइट हैंड में जाएंगे, ठीक है। बाहर से नाड़ी पकड़ा जाता है, हाँ बाहर से, ठीक है, अंदर से नहीं पकड़ना होता है। जहां अंगूठा है ना, वो बाहर से पकड़ा, उसमें अपना रिंग फिंगर पे फोकस कीजिएगा, बाकी उंगलियों को छोड़ दीजिए, रिंग फिंगर पे फोकस करेंगे, ठीक है। राइट हैंड में से बाहर से पकड़ा, देखिए तीन तीन उंगली है, 1 2 और 3, पहला 3 रखने के बाद बाकी 2 उंगली को छोड़ देंगे, सिर्फ रिंग फिंगर पे फोकस करेंगे, आंख बंद करेंगे और रिंग फिंगर को दबाएंगे पल्स फील करने के लिए। अगर जिसको भी पल्स फील हो रहा है तो वो फील करेंगे कि पल्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या उस उंगली के नीचे लग रहा है, माने उस उंगली के किस भाग में पल्स ज्यादा लग रहा है, आपको ये फील करना है। रिंग फिंगर के ऊपर वाले टिप पे लग रहा है कि नीचे वाले टिप पे लग रहा है कि बीचों बीच लग रहा है? माने सर टूवर्ड्स एल्बो साइड या टूवर्ड्स दिस साइड? राइट, यही फील करना है कि टुवर्ड्स एल्बो साइड लग रहा है कि टुवर्ड्स रिस्ट साइड लग रहा है। कोई एक जन अनम्यूट करके बोलेंगे अगर मिला है तो। रिस्ट साइड सर। रिस्ट साइड, ठीक है। सर रिस्ट तो साइड क्या हुआ? वही बता रहा हूं, जिसको जिसको रिस्ट साइड में मिलेगा उनके चांसेस हैं बीपी ऊपर जाने के। रिस्ट क्या है? आउटवर्ड है ना, ऊपर की तरफ है, मतलब फ्लो ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रेवल कर पा रहा है। एल्बो साइड में है मतलब वो पीछे की तरफ टुवर्ड्स हार्ट है, तो फ्लो कम है। सर मेरा एल्बो साइड। हाँ, तो जिसका एल्बो साइड में आ रहा है उसका बीपी थोड़ा कम की तरफ है, ठीक है। जिसका रिस्ट साइड की तरफ जा रहा है उसका बीपी थोड़ा ऊपर की तरफ है। जिसका कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा मतलब वो फील नहीं कर पाए आप, वो गलती देखने वाले की है, क्योंकि वो तो रहेगा ही, बिना व्यान के तो जीवन नहीं है ना, ठीक है। जिसका बीचों बीच हो रहा हो, जिसका बीचों बीच हो रहा है उसका ना ज्यादा है ना कम है, एकदम बैलेंस है। ओके सर, ठीक है सर इसका मतलब जैसे जो इंडेक्स फिंगर साइड, इस साइड इंडेक्स फिंगर के साइड थोड़ा सा जा रहा है और बीच में है, इस साइड में नहीं है, लिटिल फिंगर हाँ, साइड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उसको वही बोलेंगे कि थोड़ा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हाँ, सर ये क्या मेल होगा ना? फीमेल दोनों का राइट हैंड है? हाँ, मेल फीमेल दोनों का राइट हैंड है। मेरा नीचे जा रहा है। हाँ, तो थोड़ा बीपी नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है।
अभी क्या है कि जब ये रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको कुछ दिन के बाद समझ में आएगा कि जो आप पल्स को फील कर रहे हैं ना उसके गति को फील करने लगेंगे आप धीरे धीरे। मतलब जैसे आज आपने मान लो फील किया तो मान लो उसको ऐसे है, ऐसे रिदम है, अगर आपका ब्रेन कुछ याद नहीं करना पड़ता, ये फीलिंग्स है जो अपने आप सबकॉन्शियस लेवल पे स्टोर होती है। ठीक है, तो देखोगे कुछ दिन के बाद आप उस पल्स को ना महसूस करने लगे हो, सिस्टम में आने लगा है, रोज अगर एक बार करोगे तो क्या होगा, कभी देखोगे अगर ऐसे 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 हो रहा है तो उसका एक अलग मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, कभी ऐसे ऐसे हो रहा है अलग मीनिंग आएगा, तो वो ना बाद में, पहले इतना ही फील करो। ऊपर की तरफ है टुवर्ड्स थंब या टुवर्ड्स रिस्ट जा रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ मेरा बीपी, सेंट्रली आ रहा है लगभग ठीक है बीपी, नीचे की तरफ जा रहा है थोड़ा बीपी कम है। ठीक है, ये बीपी के लिए बताया। हाँ बोलिए। मतलब अगर ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब इरेटिक पल्स हो गया जो हम लोग मेडिकल साइंस में बोलते हैं, नहीं पल्स वो स्टेबल नहीं है। इरेटिक पल्स बोल सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे वो नॉर्मल आप कहीं भी रखोगे उसके लिए फिर वो रिंग फिंगर की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी हाथ रख दोगे और अगर पल्स इरेटिक मिल रहा है तो इरेटिक पल्स हो गया। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिक आते हैं ना तो उसका बहुत सारा मीनिंग निकलता है। बाय द टाइम बताऊंगा, पहले ये स्टेज सीखना है कि पहचानते कैसे हैं इसको। एक दूसरा मीनिंग भी है इसका, अगर आपका टुवर्ड्स रिस्ट जा रहा था सर्कुलेशन, इसका मतलब होता है कि पैरों में सर्कुलेशन कम पहुंचता है। ठीक है, अगर टुवर्ड्स एल्बो जा रहा था, टुवर्ड्स एल्बो जा रहा था तो सिर में सर्कुलेशन कम होता है उन लोगों के। ठीक है, हाँ, तो उन लोगों को वो काम करना चाहिए। आज मान लो अगर किसी का टुवर्ड्स रिस्ट जा रहा था, ठीक है, तो उसको ऐसा आसन करना चाहिए जहां पे पैरों के पास सर्कुलेशन जाए। हाँ, किसी को अगर टुवर्ड्स एल्बो जा रहा था तो उसको अनुलोम विलोम, कपालभाति या प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको देखना आ गया, आपको मालूम चल गया है, तो आप डिसाइड कर लोगे आज कि आज मेरे को पैर वाला एक्सरसाइज ज्यादा करना है या अनुलोम विलोम ज्यादा करना है, या आज अनुलोम विलोम करना ही नहीं है या पैर वाला आज करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर चीज सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता, कहीं भी कोई निगेटिव नहीं होता। पॉजिटिविटी कहीं कम होती है और पॉजिटिविटी कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, रावण में सब कुछ निगेटिव नहीं था। ठीक है, तो उसी हिसाब से तो व्यान सर वायु क्या है? हाँ बोलिए। सर पल्स थोड़ा प्रेशर ज्यादा देने से चेंज हो रही है, तो हाँ, शुरू में हाँ वो तो प्रेशर को फील करना पड़ेगा। अभी क्या है कि जब एकदम हल्का प्रेशर देंगे ना उसी एंगल पे, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, जी तो वो सर्कुलेशन नहीं है, वो व्यान वायु नहीं है। जब हल्का सा प्रेशर देंगे तो वो है आपका मन। ओके और मैंने बोला ना कि थोड़ा डीप दबाइए, जब डीप दबाएंगे इसको बोलते हैं डीप लेयर। डीप लेयर, डीप लेयर है व्यान वायु, मतलब सर्कुलेशन। ओके सर ठीक है, तो ये जी अच्छा हुआ कि पूछ लिया इन्होंने, क्योंकि आप लोग तो एकदम नए हैं ना, तो मैंने सीधे बोला डीप दबाना उसको। डीप दबाओगे तभी वो व्यान वायु है या सर्कुलेशन है। हल्का सा रख के अगर फील करोगे तो वो आपका मन है। मैं मन इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम लोग व्यान वायु पढ़ रहे हैं, इसलिए व्यान को पहचाना पहले। जिस दिन हम लोग अवसाद, एंजाइटी ये सब पढ़ेंगे उस दिन हम लोग मन को रीड करेंगे बाई पल्स। ठीक है, तो सर जैसे किसी का रिस्ट की साइड गया तो आपने कहा ब्रेन में सर्कुलेशन कम है, तो ये प्राणवायु से भी कनेक्टेड है? हाँ, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड सभी एक दूसरे से हैं, बट यहाँ पे मूलतः प्रधान है व्यान वायु। मैं बोला ना आपको कि व्यान वायु एक ऑलराउंडर है जो सब जगह रहेगा, बट सिर्फ व्यान वायु से क्रिकेट मैच हो पाएगा नहीं ना, उसके साथ एक बैटिंग के लिए प्लेयर चाहिए दूसरे एंड पे, एक दूसरे एंड पे बॉलर चाहिए। वैसा ही होता है, जब मैं बताऊंगा इसका फंक्शन और प्लेस तो समझ में आएगा। हाँ बोलिए। अच्छा, उंगली रखना कहाँ से, एकदम यहाँ से टच करके या बीचों बीच? और थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा और नीचे। हाँ, ये सही पोजीशन है, ये सही पोजीशन है। ओके ओके
मतलब यहाँ पे ना एक हड्डी होती है, साइफॉइड एंगल, ये वाला, यहाँ पे एक हड्डी होती है, जो रक्षा हम लोग बांधते हैं ना, इसकी यहाँ पे एक हड्डी होती है, देखो छू के एक हड्डी है, उस हड्डी को बात दे दो, नीचे जाओ तो पल्प अच्छा आएगा ना, पल्स अच्छा आएगा वहां पे जहाँ पे मांस होता है, हड्डियों के नीचे अच्छे से पल्स मिलता नहीं है। तो सुपरफिशियल मन है, और डीप जो है रिंग फिंगर का डीप राइट हैंड, वो है सर्कुलेशन या व्यान वायु। ठीक है, तो व्यान वायु रहता कहाँ है? व्यान वायु दो जगह रहता है, पहला है हृदय, ठीक है, मतलब हार्ट, और दूसरा है सर्व शरीरगत, पूरे बॉडी में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी व्यान वायु की। तो व्यान वायु हृदय और सर्व शरीरगत, परवेट्स द एंटायर बॉडी। ठीक है, तो अभी सवाल आता है कि एक ऐसा वायु जो पूरे बॉडी में रहता है इंक्लूडिंग हार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब वो हर जगह, कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो हर जगह काम आएगा। और क्या है? वायु है ना। तो मेरे जो आईज ब्लिंक हो रहे हैं, निमेश उन्मेष, ये आईज ब्लिंक व्यान वायु करा रहा है। आकुंचन प्रसारण, हाथ को खोलना फैलाना, पैर को खोलना फैलाना, इसको घुमाना ये घुमाना, इन सब में व्यान वायु हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सबको प्राणवायु, लिम्स का रोटेशन, जितने मूवमेंट हो रहे हैं आपके बॉडी में, बाहर से लेके भीतर तक, इवन एट सेलुलर लेवल, वो सब व्यान वायु करता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक श्लोक आता है इसमें व्यान वायु के काम में, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो चित्त कर्मणा। ठीक है, मतलब ये मैं श्लोक जानबूझ के बोला आपको, बाकी श्लोकों का मैं मीनिंग बता दिया आपको, आकुंचन, प्रसारण, निमेश, उन्मेष, ये सब। ठीक है ना, इसका जानबूझ के श्लोक बोला क्योंकि ये मुझे सबसे स्पेशल लगता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी बीएमएस, मतलब जो आयुर्वेद के बच्चे हैं ना, उसे पूछोगे तो सबको मालूम होगा कि हाँ, आकुंचन, प्रसारण माने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मूवमेंट, सब व्यान वायु कराता है। बट तो सारे बच्चे ये वाले पॉइंट्स को भूल जाते हैं, और वही पॉइंट जो हम लोग के लाइफ में ड्रॉबैक रहा था, वही मैं तो आप लोग को ज्यादा एम्फेसिस देता हूं या चाहता हूं। तभी स्पेशल नॉलेज आता है, और तभी स्पेशल डायग्नोसिस होती है, तभी स्पेशल ट्रीटमेंट हो पाता है। तो हमें बताने वाला ऐसा कोई था नहीं, हमें तो नोट मिल जाता था। व्यान वायु माने इंग्लिश में आ गया नोट, श्लोक लोग कोई नहीं बोला कॉलेज में। एक्सटेंशन, हाँ, ब्लिंकिंग, एक्सटेंशन, यही सब, फ्लेक्शन, मूवमेंट्स बोल दिया, हो गया। ठीक है, तो हम लोग भी क्या था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है भैया, रेस में है, रट्टा मार लिए, काम खत्म। ठीक है, तो क्या बोला? व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो चित्त कर्मणा। तो रस धातु आप लोग को पढ़ाया नहीं हूं मैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहा हूं, पहले वाले लोग थोड़ा जानते होंगे। हम लोग खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिशन बनता है, पहला एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन, वो रस धातु है। ये मैं मोटे मोटे तौर पे बोला, ठीक है, वो रस धातु है। तो क्या बोला? व्यानेन रस धातु, व्यानेन व्यान वायु, ये रस धातु को लेके विक्षेपो चित्त कर्मणा, पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली। तो सिंपल ट्रांसलेशन था ये कि आपने खाया, खाने के बाद जो न्यूट्रिशन बना, उसको ईच एंड एवरी पार्ट में ले जाने वाला काम करता है व्यान वायु। मतलब अगर आपके पैरों को न्यूट्रिशन चाहिए तो व्यान वायु है। ठीक है, आपके लीवर को न्यूट्रिशन चाहिए तो व्यान वायु है, आपके ब्रेन का न्यूट्रिशन चाहिए तो व्यान वायु है। ठीक है, आपके किसी माइन्यूट से सेल को अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो वो व्यान वायु है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक आई ओपनिंग करना चाहता था एक डिजीज से। जैसे मान लीजिए डायबिटीज, शुगर। ठीक है, तो शुगर क्या है कि आप लोगों को बताया था कि नहीं पता नहीं, आयुर्वेद में ना जब भगवान सब चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, सामने सब अच्छे अच्छे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट थे क्षारपानी, जतुकर्ण, अग्निवेश, पाराशर, ये सब स्टूडेंट थे उस समय। ठीक है, एक से एक दिग्गज। उन दिग्गजों में जो सबसे टैलेंटेड थे उनका नाम था अग्निवेश। ठीक है, तो सब पढ़ाने वढ़ाने के बाद बोले कि भगवान कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, सिंपल हो जाए, हाँ, और टाइम कम लगे और समझ में आ जाए किसी भी चीज के बारे में कुछ भी।
तो भगवान बोले कि ठीक है पूछो। तो बोला कि जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसका आंसर आप एक वर्ड में दीजिएगा। सोचो, जितने सवाल पूछूंगा सबके आंसर्स एक वर्ड में होने चाहिए। तो इंटेलेक्ट का लेवल सोचिए आप। हाँ, जैसे मेरे कुछ उसमें बहुत फेवरेट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज द वन वर्ड सॉल्यूशन फॉर इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी जानते हैं ना, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने उसमें 300 सवाल पूछे हैं, धड़ाधड़ दागे हैं सवाल, रैपिड फायर, ठीक है। और भगवान एक एक करके आंसर देते चले गए। तो उसमें एक सवाल था कि एक वर्ड में सॉल्यूशन बता दो प्रेगनेंसी लाने का। व्हाट इज द वन वर्ड सॉल्यूशन फॉर इनफर्टिलिटी? तो भगवान बोलते हैं सौमनस्य जननम। हो गया आंसर एक वर्ड में। हाँ, मतलब मम्मी और पापा जो बनना चाहते हैं ना, उनको बोलो खूब प्यार से रहें, प्यार से आपस में बातें करें, हंसी खुशी रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है। ये एक वर्ड का सॉल्यूशन है टू गेट प्रेगनेंसी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 95% इनफर्टिलिटी के केसेस जो आते हैं हमारे यहाँ, हाँ, उनमें वो फाइल्स लेके आते हैं ना कि हम 5 बार 3 बार IVF कर लिए हैं। तो जब पूछते हैं कि रीजन क्या था, कोई रीजन नहीं है। AMH अच्छा है, FSH अच्छा है, हाँ, सीमेन एनालिसिस अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं कि वाइफ अकेले बात कर रही भीतर, बोली हस्बैंड को बाहर 5 मिनट आप रुको, ठीक है। फिर वाइफ जाएगी बाहर, हस्बैंड आएगा फिर 5 मिनट के लिए। तो समझ में आ जाता है इसी से कि कोई 5-5 मिनट बाहर क्यों रखना है जरूरी भाई, ठीक है। इसका मतलब सौमनस्य जननम नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप खुश रहने लगोगे, आपस में प्यार करने लगोगे ना, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन्स का हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। यहीं पे 2 हेडक्वार्टर है, लिम्बिक सिस्टम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हार्मोन का हेडक्वार्टर है और लिम्बिक सिस्टम आपके इमोशन का हेडक्वार्टर है। अब मान लीजिए कि आप एक ही रूम में 2 लोग रहते हैं, अगर कोई एक आपकी रूम पार्टनर रोज चिल्ला चिल्ली करे, दारू पिए, उल्टा पुल्टा करे, आप पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वैसे ही अगर आप इमोशनली ठीक नहीं है, आपके सारे हार्मोन शट डाउन कर जाते हैं, कोई टाइम पे रिलीज ही नहीं होता और टाइम पे कंसेप्शन नहीं हो पाता फिर। तो कितना अच्छा आंसर दिया, सौमनस्य जननम, है ना। तो ऐसे ही हम लोग इसके पहले क्या बोल रहे थे, हमको थोड़ा याद दिलाते रहिएगा। ये एग्जांपल के पहले क्या बोल रहे थे, व्यान वायु को लेकर? शुगर रस धातु को लेके जाता है व्यान वायु। नहीं, शुगर शुरू किया था सर आपने। हाँ, शुगर शुरू किया। शुगर के लिए मैं एग्जांपल देने वाला था। तो वैसे ही पूछे कि व्हाट इज डायबिटीज इन वन वर्ड, ठीक है। उसी चैप्टर में भगवान बोलते हैं प्रमेहानाम च अनुषंगिनामः, ठीक है। मतलब वो बीमारी जो धीरे धीरे आपके सारे माइक्रो एंड मैक्रो सर्कुलेशंस को, सारे स्रोतों को, सारे चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, वो डायबिटीज है। आप सोचो, कल्पना करके 5-6 हजार साल पहले नो MRI, नो CT स्कैन, नो एंजियोग्राफी, कुछ नहीं था भाई। तो बंदे ने बता दिया कि शुगर ऐसा बीमारी है जो धीरे धीरे सारे चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। तो आप आज के जमाने में देखो, जिनको डायबिटीज होता है उनका नेफ्रॉन ब्लॉक हो जाता है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उनके पैर के नर्व ब्लॉक हो जाते हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, उनका रेटिना ब्लॉक हो जाता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। उनका हार्ट का आर्टरी ब्लॉक हो जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सब वही होता है इसमें, डायबिटीज में अनुषंगी नाम ब्लॉक करना, ठीक है। अब देखो, मैं क्यों बता रहा था कि आई ओपनिंग के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल घुसाया। मैं जानता था विषय अंतर हो रहा था कि आप देखोगे ना बहुत सारे शुगर पेशेंट को, जो उनका थोड़ा पुराना शुगर है, उनके पैर पतले हो गए हैं। अगर किसी को देखे होंगे तो ध्यान में आएगा कि बॉडी पेट वेट निकला हुआ है बट पैर पतले हो गए, है ना। वो क्यों होता है? प्रमेहानाम च अनुषंगी नामः, क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन ब्लॉक है, तो न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। इसलिए तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि सबसे पहला जो खराब बिगड़ता है शुगर के पेशेंटों में है, वो है व्यान वायु। वो न्यूट्रिएंट्स को वहां तक पहुंचा ही नहीं पाता, उसका मार्ग अवरोध, उसके चैनल्स रुक जाते हैं। आप दूसरा देखो, एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं, थोड़ा सा अपने प्रज्ञा वाले आई को खोल लीजिएगा।
मेधा वाले आई को, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग का ये बैकग्राउंड नहीं है ना, उसमें सबका नहीं है बैकग्राउंड, तो समझ नहीं पाएंगे शायद, बट मैं कोशिश करता हूं एक बार। ठीक है, भारत में अगर मान लीजिए 50 करोड़ शुगर के लोग हैं, हालांकि भारत डायबिटीज का कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में, हाँ, तो 50 करोड़ शुगर के लोग हैं और सब अपने आप को डायबिटिक ही मानते हैं और सब दवाइयां खा रहे हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो 50 करोड़ में से लगभग 49 करोड़ 95,08,80 लोग को डायबिटीज नहीं है, जो अपने आप को डायबिटिक समझते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे डायबिटीज के बारे में बताया गया आयुर्वेद में, उस चैप्टर का नाम है प्रमेह। ठीक है, और प्रमेह के 20 क्लासिफिकेशन है, 20 टाइप्स। उसमें से सबसे आखिरी जो वाला जो टाइप है उसका नाम है मधुमेह। समझ रहे हैं? तो जो आखिरी वाला टाइप है मधुमेह, उसमें बोला गया है कि वहां पे इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, आपकी इंसुलिन नहीं है। सर आवाज काफी कट रही है सर। बट ठीक ही आ रही है। वाईफाई फुल पे है, नेटवर्क भी फुल पे आ रही है। है। हमें तो ठीक सुन रही है बिल्कुल। नेटवर्क चेक करो, एकदम बढ़िया आ रही है आवाज। अच्छा वापस जाने का। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। माइक बंद रखे। तो क्या है कि इतने मतलब 98% लोगों को डायबिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनमें इंसुलिन नहीं है उसको हम लोग डायबिटिक मान सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बाकी लोगों में इंसुलिन सफिशिएंट है। आप टेस्ट करोगे ना, एक टेस्ट आता है 1982 में हुआ था वो टेस्ट रिलीज, सी पेप्टाइड। वो बताता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन है या नहीं है खुद का। तो आप देखोगे 98.5% का सी पेप्टाइड नॉर्मल आएगा। इवन बहुत सारे लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उनका भी नॉर्मल आएगा। ठीक है, मतलब खुद की इंसुलिन है। प्रॉब्लम क्या है कि वो इंसुलिन और सेल्स के बीच में आवरण है, मतलब एक ऐसा पाथवे है जहां पर रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। इंसुलिन शुगर को लेके, ग्लूकोज को लेके सेल्स में एंट्री नहीं करा पा रहा है, मतलब इंसुलिन को काम करना नहीं आता, या इंसुलिन को काम करने और ग्लूकोज के बीच में सेल्स तक पहुंचाने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई टॉक्सिन्स है, या आम हम लोग बोलते हैं, तो कुछ ऐसा अवरोध है रास्ते में, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आज के जमाने में इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हम लोग उसको डायबिटिक कैसे बोल सकते हैं? अगर हम लोग इंसुलिन को काम करना सिखा दें किसी तरीके से भी, जो भी तरीका हो, मेथड हो, हाँ, और वो आवरण को हटा दें जो मार्ग का अवरोध करता है, जो रास्ते को साफ कर दें अगर, तो इंसुलिन काम करना शुरू कर देगा। वो पेशेंट बेचारा नॉन डायबिटिक हो जाएगा बिना किसी दवा के। ठीक है, तो ये जो काम करता था, इंसुलिन को पैंक्रियास से निकाल के सेल्स तक ले जाना ग्लूकोज को, ये काम भी व्यान वायु करता है। ठीक है, इसीलिए डायबिटिक सर्व शरीरगत व्याधि है। डायबिटिक एक एक चीज, किसी चीज को नहीं छोड़ता आपके। वो दीमक है, आपका टेबल बाहर से एकदम चमकता हुआ दिखेगा, भीतर सब दीमक बैठे हुए हैं। एक घूसा लग गया ना, सारा टेबल गिर के नीचे भूसी की तरह। सिमिलरली डायबिटिक के पेशेंट में भी यही होता है, क्योंकि सारा अनुसंगी नाम मतलब सारे चैनल, सब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन है। तो कहीं भी अच्छे से रस धातु पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि व्यान उसको कैरी ही नहीं कर पाता। और अगर रस धातु नहीं पहुंचेगा तो आपका क्षय होगा। चिंतनात् अतिचिंतनात् रस क्षयात्, रस धातु से फिर क्षय होगा। क्षय होगा तो आपका इम्यूनिटी गिरेगा, इम्यूनिटी गिरेगी आपकी तो हर बीमारी आपको जल्दी जल्दी होगी। अब थोड़ा कोविड याद कर लीजिए। कोविड में सबसे डेंजर में कौन थे? डायबिटिक पेशेंट। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम थी। इम्यूनिटी कम क्यों थी? क्योंकि व्यान वायु ठीक से काम नहीं कर रहा था। व्यान वायु ठीक से काम नहीं करने से क्या हो रहा था? रस धातु ठीक से नहीं पहुंच रहा था। रस धातु नहीं पहुंचने से क्या हो रहा था? न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। न्यूट्रिशन नहीं मिलने से इम्यूनिटी नहीं था। आप समझ गए? ये बात थी, इसलिए वो डेंजर में थे। तो व्यान वायु इतना इंपॉर्टेंट है। सो व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो रस कर्मणा। आप जो खा रहे हो उसका तभी इंपॉर्टेंस है जब आपका व्यान वायु ठीक रहेगा। आप चाहे विदेशी एवोकाडो मंगा दो, क्या क्या सब फल आते हैं ना, जो भी ड्रैगन क्या क्या नाम है, आप वो मंगा लो, और चाहे आप मालदा के आम मंगा लो,
हाँ, या आप नमक रोटी खाओ या गरीबों की तरह मूंग दाल का पानी पियो। काम ये तभी करेगा जब व्यान वायु ठीक है आपका, मतलब ये वहां तक पहुंचेगा तभी टारगेट सेल तक। ठीक है, तो सवाल उठता है भाई ये व्यान वायु इतना इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे अच्छा उपाय क्या है ठीक रखने का, है ना? तो आप देखो वो चीज जो दो जगह रहता है, लॉजिकली सोचना, बुक्स में वैसे ही आंसर मिलेगा फिर बाद में। ठीक है, तो जो चीज हृदय में रहता है और सर्व शरीर गत है, तो उसको ठीक रखने के लिए विदाउट मेडिसिन हम लोग को सर्व शरीर का और हृदय का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए दिनचर्या का इंटीग्रल पार्ट है व्यायाम एंड अभ्यंग। पता है आप लोग अभ्यंग को ना कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। मसाज। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर हम लोग अपने कॉलेजेस की बात करें ना, तो हाईएस्ट रिसर्च पेपर्स अगर किसी चीज टॉपिक पे निकला है तो वो है अभ्यंग पे। तेल लगाना बॉडी में, तेल लगा के तब नहाना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप जब तेल लगाते हैं ना, पूरा एक एक सेल्स आपका स्किन, व्यान वायु सबसे अधिक कहां रहेगा भाई? आपका स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, और हर जगह एक एक इंच में, एक एक मिलीमीटर में, एक एक माइक्रो मिलीमीटर में बैठा हुआ कौन है? व्यान वायु। कहां बैठा हुआ? स्किन के पास बैठा हुआ है। आप जब स्किन, और स्किन में मतलब मिलियंस ऑफ रंध्र है ना, मतलब पैसेजेस हैं टू एंट्री। ठीक है, और स्किन जो होता है ये व्यान वायु और प्राण वायु का भी रिसेप्टर है। मतलब देखो, अगर आपका स्किन खराब हो जाएगा ना, आपका मन दुखी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मन दुखी होगा ना, स्किन डिजीज बढ़ जाएगा। आप मिलाकर देख लेना। इसीलिए सोरियासिस वगैरह होने पे, स्ट्रेस होते ही स्किन डिजीज बढ़ जाता है। ठीक है, एक कॉमन बीमारी होती है अग्रवाल कम्युनिटी में, लाइकन प्लैनस। ठीक है, मुंह में होता है, हाँ, तो और बॉडी में भी होता है, बट अक्सर मुंह में ज्यादा दिखता है। इसको बोलते हैं प्री कैंसरस स्टेज। ठीक है, तो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और पता है आपको, जितना दवा दे दो एक पैसे का फायदा नहीं होगा। जैसे ही आप स्ट्रेस की दवा दोगे वो कम होने लगेगा, जबकि पेशेंट को नहीं पता कि हम स्ट्रेस लेते हैं। तो कितना जुड़ा हुआ है स्किन, आप समझ रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट है स्किन। तो आप स्किन पे अगर तेल लगाते हैं, आप व्यान वायु को एक्टिव कर रहे हैं, आप अपने प्राण वायु को एक्टिव कर रहे हैं। और रस धातु कहां जाता है? रस धातु भी सर्व शरीरगत जाता है, मतलब वो न्यूट्रिशन तो हर एक सेल्स, हर एक स्किन में जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो आप रस धातु को भी ठीक कर रहे हैं। अगर रस धातु ठीक होगा तो उसके बाद वाला रक्त धातु अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा तो मांस अच्छा बनेगा, मांस अच्छा बनेगा तो मेद अच्छा बनेगा, मेद बनेगा तो अस्थि बनेगा, अस्थि बनेगा तो मज्जा बनेगा, मज्जा बनेगा तो शुक्र बनेगा। आप सोचो अभ्यंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो घूम के जाओ अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिनचर्या। ठीक है, आपके सर बॉडी में जितना मूवमेंट रहेगा उतना ही अच्छा व्यान वायु रहेगा। प्राणायाम करेंगे, व्यान वायु रेगुलेट होगा। हाँ बोलो आयल। हाँ सर, एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे अभ्यंग नहाने से पहले करना चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे अपने नहाते हैं तो सोप वोप लगाते हैं कुछ भी, तो वो तेल तो सारा क्लीन हो जाता है, तो अपनी बॉडी में फिर नहा के वापस तेल लगाओ या कुछ भी मॉइस्चर लगाओ, तो मतलब जैसे बाद में लगाए तो बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, इसीलिए शास्त्र जरूरी होता है, और शास्त्र को जानने के लिए गुरु जरूरी होता है। तो तेल लगाने के लिए बोला है नहाने के पहले ही, मतलब नहाने के पहले ही लगाना है। ठीक है, और जब नहाने जा रहे हैं, फोन करना है, पूछना कि 10 मिनट बात करने से हो जाएगा, अभी जरूरी है, क्लास ले रहे हैं। क्या बोल रहे थे? हाँ, नहाने के बाद, तो आपने ये नहीं पूछा इंटेलिजेंट, मैंने क्या बोला? बहुत ही अच्छा कॉमन क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होगा? इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा कि सर अगर नहाने के पहले तेल लगाने के लिए बोला है, तो नहाने के बाद क्या बोला है? उसी में आंसर आ जाता है। ठीक है, नहाने के बाद बोला है उद्वर्तन। ठीक है, उद्वर्तन का मतलब आप अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, मैं थोड़ा 2-3 एग्जांपल दे भी दूंगा। ऐसे पाउडर्स लेंगे जिसको आप नहाते वक्त लगाएंगे।
ठीक है, जैसे बना बनाया एक चीज आता है, सिद्धार्थक स्नान चूर्ण, अशोक के रेफरेंस में आता है, जब अशोक था ना एम्पायर, वो लोग सिद्धार्थक स्नान चूर्ण यूज करता था, आज भी मिलता है, उसका सोप हम लोग बेचते हैं, उसका नाम है सिद्धार्थक सोप, ठीक है, उसको सोप में आ गया है। एनीवेज, तो ऐसे ही किसी के लिए बेसन बताया गया था, किसी को बोला गया था बेसन में लोधरा मिला लो, किसी को बोला गया लोधरा के संग चंदन मिला लो। अब आप अपनी प्रकृति देखिए, आपका अगर पित्त वाला स्किन है, आप चंदन मिलाओ उसके संग बेसन के साथ, ठीक है, किसी का कफ वाला स्किन है, आप लोधरा मिला लो, ठीक है, सब सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं। एकदम ऑर्गेनिक बेसन लाओ, उसको बेस बना लो अपना, ठीक है, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी खरीद के लाइए, 3 भाग बेसन 1 भाग मुल्तानी मिट्टी मिला कर रख लो, ये हो गया कॉमन। अब अपनी प्रकृति डिसाइड करो, ठीक है, और उस हिसाब से मिला लो, ठीक है। तो उसको बोला गया, वही है साबुन, जिसको आप साबुन कहते हैं ना, केमिकल वाला, वही है साबुन। अब साबुन से नहा लिया तो ये बता दिया गया था। अब इसके बाद क्योंकि विषय था दिनचर्या, तो वो आप जो बोल रहे हो कि फिर हमारा स्किन ड्राई है तो हम लोग मॉइस्चराइजर लगा देंगे, ये बीमारी है, ये दिनचर्या की बात नहीं है। आपका स्किन अगर नहाने के बाद ड्राई होता है तो आपको बीमारी है। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल फेनोमेना की, ठीक है। अगर फिर से आपको ड्राइनेस लगता है तो अगेन आप कर सकते हैं कुछ भी, इसमें कोई मना नहीं है, अगेन अकॉर्डिंग टू प्रकृति। पित्त वाले लोग नारियल तेल लगा लेंगे, कफ वाले लोग सरसों तेल लगा लेंगे या ऑलिव ऑयल लगा लेंगे, और वात वाले लोग एरंड का तेल लगा लेंगे या तिल का तेल लगा लेंगे, ठीक है। अब बाकी अगर स्मेल का बात आता है तो वो फिर अलग बात हो गया, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी दोष को और मूल सिद्धांत को समझेंगे, समझ में आया? तो अब समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब ये क्या है, हाँ, कि जैसे ही व्यान वायु हर जगह जाता है। अब मैं आपको एक और मजेदार एग्जांपल देता हूं, अचानक से याद आ गया, ठीक है। मान लो कि आफ्टर मेटिंग, ठीक है, शुक्र धातु को व्यान वायु लेके गया फीमेल के अंदर। मैं श्लोक को तोड़ के बोल रहा हूं, आपको मीनिंग बता रहा हूं। शुक्र को व्यान वायु लेके गया फीमेल के अंदर, जिसका व्यान वायु जितना तगड़ा होगा ना, उतने देर तक उसको रखेगा टू गेट कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। उसके व्यान वायु पे दम डिपेंड करता है, ना कि शुक्र पे, क्योंकि उसको रिटेन करके वहां होल्ड करके रखने वाला ना व्यान वायु है, श्लोक में है ये, ठीक है। और वो वेट करेगा कि कब तक ये फर्टिलाइज्ड हो जाए, क्योंकि बॉडी, हमारा पूरा सिस्टम नेचर के नियमों को मानता है। इसीलिए ना आयुर्वेद में प्रेगनेंसी खत्म करने की दवाई नहीं है। अक्सर आजकल बच्चे आते हैं, इट्स वेरी कॉमन, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। आपको समाज में बताया था ना कि एक डॉक्टर असली समाज देख रहा होता है। आपको जो लगता है ना वैलेंटाइन डे और ये क्या नाम है, टेडी डे और ये डे वो डे, 2-4 बच्चे दिख जाते होंगे आपको बाहर, सब गिफ्ट गाफ्ट देते देते, ये आपको अच्छा फेस दिखता है 2-4 का, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो वैलेंटाइन डे के दिन मैं लगातार 24 घंटे काम किया हूं। कोई हाथ काट के आया था, कोई सिर फोड़ के आया था, कोई जहर पी के आई थी। ये है हमारा देश, सच्चाई बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वैसे ही इस क्लिनिक में से कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक बच्ची आके नहीं बोले, अच्छे घरों की मैं बोल रहा हूं, कि सर कंसीव कर चुके हैं, शादी वादी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम बोलते हैं भैया, एक तो दो प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम लोग धर्मशास्त्र वाले हैं ना, अथर्ववेद से आते हैं, तो उसमें लिखा है कि वो दोष फिर आपको भी भागी होना होगा, ठीक है। तो इसलिए वो जानने के बाद भी नहीं बताते हैं या बोलते हैं कि वो एलोपैथिक का काम है। तो नेचर के अगेंस्ट वाला रूल नहीं है हम लोगों में। बाकी सब चीजें हैं, आप कैसे डिजायर्ड बेबी पैदा करेंगी ये सब है। वैसे हम ये क्या नाम है, मार्च अप्रैल या मई से चालू कर देंगे गर्भ संस्कार, 9 महीने का पूरा प्रोटोकॉल तैयार कर दिए हैं। अब हर बच्चे यहाँ पे एटलीस्ट कलकत्ता में जो भी पहचान के हैं, हाँ, वो गर्भ संस्कार से होके गुजरेंगे, ताकि हम लोग ऐसे बच्चों का माइंड तैयार कर पाए, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेरा बच्चा नहीं हो पाया तो दूसरे का बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमको तो जब कान्हा हो रहा था तो मेरे को खाली हनुमान चालीसा पता था,
तो रोज हनुमान चालीसा सुनाते थे पेट के पास जाके, सो जाएगी तो। इसके अधिक कुछ नहीं आता था। बाद में जब समझा ये गर्भ संस्कार ऐसा वैसा सब, ठीक है ना, तो उसके बाद जितने बच्चे हुए आ जाते हैं वो लोग बच्चे, मन खुश हो जाता है देख के, ठीक है, एकदम डिजायर्ड बेबी। सोचा था कि इसका माइंड जाएगा साइंस की तरफ, तो साइंस की तरफ ही जा रहे हैं वो बच्चे। जिन बच्चे के लिए प्लान किए थे कि ये आर्ट्स की तरफ जाएंगे, आर्ट्स की तरफ ही जा रहे हैं। जिनके लिए स्पोर्ट्स प्लान किया था, स्पोर्ट्स की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। कलर, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ये सब आप डिसाइड करोगे। गर्भ संस्कार इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्यान वायु इतना तगड़ा चीज है कि कब तक, जब तक फर्टिलाइज नहीं होगा वो रुका रहेगा। उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो शुक्र धातु से लेके आर्तव धातु, वहां पे हेल्प करने वाला कौन है? अपान वायु है। कंफ्यूज मत होना, बिना अपान के वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही व्यान वायु का सर्व शरीरगत होना, हर चीज। तो आप अगर मान लीजिए कि किसी का यहां पे दर्द हो रहा है, तो आप अस्थि सोचेंगे, बट व्यान को भी हैंडल करना पड़ेगा आपको, तब वो मूवमेंट आएगा। बहुत बार आप देखो क्या होता है इन मॉडर्न साइंस, मान लो अगर फिजियोथेरेपी नहीं होती, अगर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर नहीं होता, ये सपोर्ट नहीं होता, तो मॉडर्न साइंस में क्या दवा है इसकी? कैल्शियम एंड पेन किलर, और तो कुछ नहीं है। कैल्शियम देके आप बोन के डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, मूवमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट को रिस्टोर कर सकता है मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ठीक है, फिजियोथेरेपी या पंचकर्मा या मसाज या अभ्यंग या एक्सरसाइज, वो व्यान वायु है। आप समझ गए? तो ये बात है। मेरा कहने का मतलब था कि व्यान वायु को आप होपफुली समझे होंगे कि आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो अपने बॉडी का मूवमेंट, वो सब जगह व्यान वायु है। और आपके एक एक धातु को मूव कराने वाला व्यान वायु है। ठीक रखने का तरीका मैंने बताया, नेचुरल, रेगुलर। इसीलिए व्यान वायु तभी ठीक रहेगा जब आपके बॉडी में मूवमेंट है। इसीलिए हम लोग अभी ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इसीलिए क्योंकि मूवमेंट कम है। तो व्यान वायु का मूवमेंट कम है, तो व्यान वायु का मूवमेंट कम होने से रस धातु का मूवमेंट कम है, रस धातु का मूवमेंट कम होने से रस धातु संचय हो जाता है, माने डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने की वजह से हम लोग का वेट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है व्यान वायु। और व्यान वायु कहाँ? हृदय में है ना, ठीक है। और हृदय में एक पित्त होता है, उसको बोलते हैं साधक पित्त, वही है आपका इमोशन, ठीक है। तो साधक पित्त और व्यान वायु दोनों हृदय में रहते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे ही साधक पित्त किसी का बिगड़ा, बहुत सारी लड़कियां आती हैं हमारे पास, लड़के नहीं आते उतने, लड़कियां आती हैं। कल आई थी एक जन, अपॉइंटमेंट है, 5 नंबर के बाद उनका नंबर था। तो अब तो नाड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मालूम होता है किसका यहां से आ रहा है और किसका यहां से आ रहा है, ठीक है। बट क्या किया मैं, मान लो कोई साफ साफ सोच सकते हैं भाई अरे तुम्हारा नंबर है ये, तो थोड़ा सा समझा के प्यार से वेट करवाओ, जब अंदर से बाहर जाएगी ना वो ठीक हो गई रहेगी, ठीक है। साधक पित्त, इमोशंस, उनको प्रॉब्लम क्या था कि सर एक हस्बैंड क्वेश्चन पूछना है। जैसे अभी आपने साधक पित्त के लिए कहा कि जो हृदय में रहता है और इमोशन से रिलेटेड है, मैंने कई लोगों को देखा है जो पैनिक डिसऑर्डर और स्ट्रेस और एंजाइटी लेके आते हैं, तो उनके एक्चुअली कुछ भी बोलो, अच्छा भी बोलो उनके लिए, तो वो अपने इमोशन में गलत ही लेंगे। तो यहाँ पे साधक पित्त पे काम करना चाहिए, साधक पित्त में काम करना चाहिए। और लक्षण कौन दिखाता है व्यान वायु? आप देखो, उस पेशेंट का हार्ट रेट बिगड़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। यस बहुत सारे आप सुने होंगे, हम लोग बात क्लिनिक में आते हैं कि अचानक से बीपी 200 220 पहुंच गया था, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, एक दिन में छुट्टी दे दिया। ये क्या है मालूम है? जब भी ऐसा हिस्ट्री सुनना, समझ जाना उसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है। 200 220 ये हार्ट की बीमारी से नहीं होता कभी भी, वो एंजाइटी से होता है। व्यान वायु 80% लोग इसी से हो रहे हैं अभी आजकल। हाँ, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, बेचैनी घबराहट होगा, बीपी पहुंच जाएगा 200 220, ठीक है। उनको इंजेक्शन काम्पोज और सब सोने की दवा सब दे देंगे, लोग नॉर्मल हो जाएगी, लोग आ जाएगी लोग। ये है इमोशन बिगड़ने से, क्योंकि वहां व्यान वायु है, उसका मूवमेंट खराब हो जाता है बहुत, बस वो पैल्पिटेशन, बीपी हाई, ये सब सांस का प्रॉब्लम होने लगता है। सर दोनों करे ना, व्यान वायु साधक पित्त दोनों को Yes.
व्यानवायु एंड साधक पित्त, इन दोनों को पकड़िए। अब तब सवाल आता है कि हम तो प्राणायाम सीख लिए कि प्राणायाम बहुत अच्छा कंट्रोल करता है प्राणवायु व्यानवायु को, ठीक है। प्राणायाम हो गया, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइजेस हो गए, ठीक है। अभ्यंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो लोग नॉर्मल हैं वो हमेशा नॉर्मल ही रहेंगे अगर अभ्यंग करते हैं तो, ये बात जान लो। प्राणायाम तो फिर भी वैरी करेगा। किसी का अगर व्यानवायु बहुत ज्यादा है तो उनको प्राणायाम कराओ, किसी का व्यानवायु बहुत कम है तो उनको कपालभाति कराओ, भस्त्रिका कराओ, ये डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो व्यानवायु पे जाते हैं? अंतिम विषय होगा आज का हमारा, ये व्यानवायु का अंतिम विषय, ठीक है। हमको लग रहा है कहीं बोरिंग नहीं ना हो गया आप लोग के लिए? नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग के लिए तो, हम हमारे लोग तो के लिए तो बहुत ही सर इंटरेस्टिंग है। हमारा तो बीमारी में बहुत काम हम आया लोग है। अभी सर, सर सर, जो बहुत आयुर्वेद पे interesting कर है। रहे हैं यही कर रहे हैं, साधक पित्त और व्यानवायु का ही 1 2 3 4 करते हैं हम लोग कम, माने वायु और पित्त को कम करते हैं, उसी तरह कि ओवर थिंकिंग को सोचना बंद करे और ये वाला पित्त सुधारते हैं। तो और सर सबसे अच्छी बात है कि आपने डायबिटीज से इसको रिलेट किया है ना, जो कि अभी सबसे ज्यादा लोग इससे कंसर्न है। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ सर बताइए। सर एक चीज बताइए। पूछनी है, जैसे इसका नाम साधक पित्त क्या साधना से रिलेटेड होने से या फिर शरीर को साधता है इसलिए इसका दोनों नाम है। साधक पित्त क्यों है? दोनों है, साधक दोनों है, साधना से भी है और ये सोर्स है आपके फाइनल लिबरेशन का, फाइनल लिबरेशन का सोर्स है। और इसीलिए इसका स्थान हृदय है। आप देखोगे थोड़े बहुत जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ होंगे तो उनमें उनके गुरु ना ये बताएंगे कि ध्यान, जो लोग दिग्गज गुरु हैं, 2 तरह के गुरु हैं। एक होते हैं फैशन्ड गुरु, जहां पे हम लोग ट्रेंड्स देख के फॉलो करते हैं, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा मैं प्लीज, हाँ। और एक होते हैं परंपरागत गुरु, जिनको ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जहां से परंपरागत जो गुरु होते हैं वहां पे जब ध्यान करने के लिए बोला जाता है तो कभी नहीं बोला जाता कि आज तुम्हारा थर्ड आई खुल जाएगा, कल तुम्हारा क्राउन चक्र खुल जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना, वो उनका हेलुसिनेशन है, यस, वो बीमारी है। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं अतत्वाभिनिवेश। आयुर्वेद में बीमारी होती है। यवन्य आदि चूर्ण नाम का एक दवा देते हैं उन लोग को, दूसरे दिन से वो थर्ड आई खुलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसको हृदय में रखा जाता है, ठीक। जो मतलब ध्यान करना होता है वो हृदय में करना होता है, इसलिए क्योंकि उन गुरुओं को मालूम है आप हाउस होल्डर हैं, ठीक है। आप सन्यास लेके नहीं बैठे हुए हैं, आप हाउस होल्डर हैं। आपको घर मैनेज करना है, बच्चा मैनेज करना है, पति मैनेज करना है, ऑफिस मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है, फ्यूचर मैनेज करना है। साथ में आपको लिबरेशन चाहिए, एक चाह है भीतर, है ना। तो उन लोगों को यही रखना चाहिए। यहां रखने लगोगे ना, बाई चांस अगर वो एनर्जी ऊपर जाती है, उतरना मुश्किल हो जाता है। और आप तो सन्यासी है ना कि आपके अगल बगल सब कोई सब समय बैठा हुआ है, वो उस तरह के गुरु लोग, तो फिर वो इंसैनिटी आने लगती है। इसको बोलते हैं देवो उन्माद, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 चिकित्सा स्थान, ठीक है। तो इसलिए यहां रखा जाता है। तो यहां क्यों? क्योंकि साधक पित्त यहां है, वही साधेगा आपको। सबसे पहले मन को कंट्रोल करना होता है, इमोशंस को। जिस दिन इमोशन कंट्रोल हो गया ना, आप ही की विक्ट्री है। फिर वही जो भगवान हम लोग बोलते हैं ना, राम बोले, कृष्ण बोले, जो भी अपने आप को लुभाने के लिए हम लोग जिनको यूज करते हैं, हाँ, वो यही दिखने लगेंगे। और फिर रियलाइज होगा कि आप ही वो हो। और फिर वही चेतना आती है कि आप ही जब बोल रहे हो तो एक साथ, जिसका कोई बात नहीं सुनता था यार, उसका बात एक साथ में मिलियंस सुन रहे हैं, ठीक है। वो तभी होता है। सर और एक क्वेश्चन, ज्ञान वायु का कौन सा माने एकदम प्राणायाम है वो बताइए ना। जो वही बताइए, एक मैं शुरू से बता रहा हूँ, बेसिक समझिए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। आपका ज्ञान वायु आपको ज्यादा लगता है, आप अनुलोम विलोम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कांप रहा है, पार्किंसन, हाँ हाँ हाँ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे व्यान वायु बहुत ज्यादा है ना, या हाँ, तो उनको आप अनुलोम विलोम कराओगे, शांत करोगे, ठीक है। और जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है, हिलता है डुलता ही नहीं है, उसको कपालभाति कराएंगे, भस्त्रिका कराएंगे, ये समझ के करेंगे, ठीक है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स है
जैसे ब्राह्मी, अर्जुन, हल्दी, पुनर्नवा, ये 4 प्लांट्स मैंने बताया, ठीक है। स्पाइसेस में क्या है? गार्लिक, दालचीनी, पिप्पली, लॉन्ग पिपर और काली मिर्च। एक और बहुत अच्छा जाता है, पान। काली मिर्च। पान होता है ना, पान जो खाते हैं, ठीक है। पान में भी लेकिन लिखा हुआ है वहां पे बंग देशे। आई वाज शॉक्ड, हिल गया था मैं जब पहली बार देखा था, तो बोला और कहीं का नहीं, बंग देशे, बंगाल का पान जो खारा लगता है। अगर हम लोग कभी सर, खाने आते तो बोलते हैं ना सर मीठी इसमें पत्ती एक वाला चीज और, दीजिएगा। इलायची भी ऐड कर सकते हैं क्या बयान वायु के बिल्कुल लिए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लौंग लौंग भी बोली ना सर, लौंग हाँ इलायची। हाँ, लौंग नहीं बोला मैंने, इलायची, काली मिर्च बोला और पिप्पली बोला मैंने, दालचीनी, दालचीनी बोल दिया दालचीनी आपने, बोला मैंने, गार्लिक बोला। ठीक है गार्लिक सर। बोला। तो सर ये पान खाने से क्या व्यान वायु बैलेंस होता है? पान खाने से क्या होता है, जहां पे व्यान वायु का अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां के लिए बेस्ट है। जैसे मैंने आपको तो बहुत सारे प्लांट्स बता दिए हैं, है ना, बट सब एक तरह से काम नहीं करते हैं, वो चूज करना होता है। जब कुछ समझ में नहीं आए ना व्यान वायु के लिए, तो 2 प्लांट्स हैं, एक है अश्वगंधा और दूसरा है अर्जुन। अर्जुन चाल। हाँ, ठीक है। आप लोग एक एक लाइन लिख सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए किसी के बॉडी में स्वेलिंग बहुत रहता है और उसको अपने व्यान वायु को ठीक रखना है, तो उसको देना पुनर्नवा, सिंगल प्लांट, छोटा। सर क्या बोले? पुनर् पुनर्नवा पुनर्वा, पुनर्नवा, पुनर्नवा। पुनर्नवा। बोलूंगा ना तो फिर एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, बट सोच के देखना, जितने ओबेज लोग होते हैं, सुनर और लेटर, अगर मेरे बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो एज चाहे 30 हो या 50 हो, 40 हो, आप आज भी अगर अपना EGFR टेस्ट करोगे, आपका कम आएगा। आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ नहीं होगा, बट आपका EGFR घटा हुआ आएगा। तो इन लोग ये लोग क्या करते हैं, बार बार जो रूटीन चेकअप कराते हैं, हाँ, CBC, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हाँ, यूरिया, क्रिएटिनिन, EGFR नहीं कराते। यूरिया, क्रिएटिनिन, फलान ढगान, B12, B3 करा लेंगे। हर ओबेज लोगों में GFR कंपैरेटिवली कम आता है। 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, क्योंकि किडनी जो है वो मेद धातु से बना हुआ है, मेद और रक्त से, मतलब फैट से बना हुआ है, तो वो फैट ही बिगड़ जाता है उसका। मैं ये इसलिए बता रहा था कि पुनर्नवा जो होता है ना, वो फ्लश आउट करता है टॉक्सिन्स को, वेट कम रखने में हेल्प करता है। लोग कॉमनली जो आयुर्वेद नहीं पढ़े हैं, हमारे डॉक्टर नहीं है बट थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, वो सब यही जानते हैं कि पुनर्नवा इज द बेस्ट ड्रग फॉर किडनी, ठीक है। और मैंने इसको आपको बोला व्यान वायु के लिए, हार्ट के लिए, ठीक। वो कैसे करता है, वो इसी तरीके से करता है, क्योंकि वो डायूरेटिक्स है, पेशाब को फ्लश आउट करता है, फ्लश आउट करके वो उसी पेशाब को फ्लश आउट करता है। यहीं पे आयुर्वेद और एलोपैथ में अंतर है, इसी को समझ लोगे तो खुश हो जाओगे। मॉडर्न साइंस का जो डायटोर पेशाब निकालता है, वो किडनी को स्क्वीज करता है और जो है कंटेंट निकाल देगा। और ये जो पुनर्नवा प्लांट है, उसका अपना एक सोच है, उसकी एक इंटेलिजेंस है। जानते हो ना, पेड़ पौधों में लाइफ है, हाँ, उसकी एक अपना इंटेलिजेंस है। वो क्या करता है, वो किडनी या ब्लैडर में जो क्लेड है, मतलब जो खराब वाले टॉक्सिन्स वाले जो यूरिन का कंटेंट था ना, उसको बाहर निकालता है। जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है जिस पोर्शन में, उसको निकालता है। इसलिए इसको कहते हैं पुनर्नवा। तो इसको लेते लेते ना लोग थोड़ा पतले होने लगते हैं, ग्लो आने लगते हैं, टॉक्सिन्स निकाल रहा है, ग्लो आने लगता है और ऑर्गन्स को रीजनरेट करता है, तो यंग होने लगते हैं लोग, इसलिए इसको पुनर्नवा कहा गया। तो ये तो सर व्यान वायु को कंट्रोल करता है इसको उस केस में जहां पे टॉक्सिन्स ज्यादा है, वेट ज्यादा है, रिटेंशन ज्यादा है, ब्लोटिंग ज्यादा है, उस केस में पुनर्नवा, ठीक है। जिनका खून की खराबी की वजह से हार्ट खराब हो रहा है, व्यान वायु खराब हो रहा है, मान लो कि किसी का बहुत इंप्योरिटीज है ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल है और उसका जो CBC है उसमें बहुत सारी चीजें गलत गलत आ रही हैं, तो वहां पे हल्दी काम आएगा। खून को हल्का कर दो, शुद्ध कर दो, साफ कर दो, उसको कैरी करना व्यान वायु के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे केस में वो काम आएगा। हाँ, ब्राह्मी कहाँ काम आएगा, जहां एंजाइटी की वजह से व्यान वायु बिगड़ जाती है,
जहां स्ट्रेस की वजह से व्यान वायु बिगड़ जाता है। तो आपको देखना होगा कि इस पेशेंट में व्यान वायु क्यों बिगड़ा हुआ है। एंजाइटी है, ठीक है, स्ट्रेस है, ये सब की वजह से। स्ट्रेस है तो ब्राह्मी देंगे, मोटापा है तो पुनर्नवा देंगे, पिंपल विंपल निकल रहे हैं बाहर से ही देख लो तो, और व्यान वायु ठीक रखना है तो हल्दी दे देंगे। ऐसे करके इसको अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो और सर ये पुनर्नवा क्या रात को बॉईल करके फिर सुबह उस काढ़े के रूप में ले लें, सुबह अर्ली मॉर्निंग की, कैसे पाउडर के फॉर्म में कैसे लेना चाहिए? आप लोग के लिए यही इजी होगा। देखिए बेस्ट होता है पुनर्नवा जूस, मिलता नहीं है। पुनर्नवा जूस जूस मतलब ओके आपने ओके। पत्तियों को लाया, उसको निचोड़ा, मिक्सर में डाल के ले लिया, अल्टीमेट है। 1 चम्मच भी लेंगे ना, अल्टीमेट है। वैसे सर अगर गले में साड़ियों लगा की के दुकान लेंगे पे तो इसके पाउडर मिलते हैं, चूर्ण मिलते हैं, तो आप चूर्ण भी खा सकते हैं, या 1 चम्मच रात को भिंगा दिया, सुबह बॉईल करके उस पानी को छाना और पानी को पी गया, काढ़ा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। मोस्टली जो सर हर्ब्स है तो इस फॉर्म में, जैसे कभी किसी चीज का, जैसे कभी अर्जुन की छाल का, कभी अजवाइन का, कभी तेज पत्ता का, जैसे एक रात को बॉईल करके रख दिया, फिर सुबह उसको बॉईल करके वापस ले लिया, वो थोड़ा लेने में इजी लगता है। और चूरन वाला फिर वो दवाई वाला फील आता है, तो थोड़ा सा ले सकते हैं उससे, अगर आपका प्राणवायु और साधक पित्त ठीक रहता है तो। हाँ। सर व्यान वायु बिगड़ा हो तो आंवला लेते हैं सुबह, वो खराब तो नहीं करता है ना? आंवला नहीं, अदरक एंड हल्दी। बिल्कुल भी नहीं। आंवला त्रिदोष शामक है, स्पेशली पित्त को बैलेंस करता है, ठीक है सर। तीनों दोष को ठीक रखता है, बट स्पेशली पित्त पे जाता है वो। तो साधक भी तो एक पित्त ही है ना, इमोशन, सेंटिमेंट, यस ठीक है। पित्त का मतलब सेंटिमेंट एंड इमोशन। सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म, सर दिल्ली में हम रहते हैं, पान खाते मुंह में छाले जाते हैं मेरे। पान खाने से छाले हो जाते हैं? दिल्ली में, कलकत्ता में नहीं, दिल्ली में होते हैं। हाँ, वो ये क्यों पान होते हैं? बहुत अच्छा बात है। आप सोचो, ये फिर हम लोग ना बहुत दूर दूर चले जा रहे हैं क्वेश्चन होने से। क्या है कि आयुर्वेद में ना, जब आप बुक्स खोलेंगे तो देश का क्लासिफिकेशन किया गया है। देश मतलब जगह का क्लासिफिकेशन। तो ब्रॉडली 3 भाग में, पहले दिन बताया था मैं शायद, 3 भाग में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। जंगल देश, अनूप देश और साधारण देश। दिल्ली जो है ना, वो जंगल देश में आता है। मतलब जो जंगल देश होता है जहां पे पेड़ पौधे होंगे, तालाब वालाब नहीं होगा, केले के पेड़ नहीं होंगे, नारियल के पेड़ नहीं होंगे, बट पेड़ पौधे अच्छे खासे होंगे, लैंड बहुत होगा, ये जंगल देश है। तो जो जंगल देश है वो पित्त है, समझ लो। अनूप देश जो है वो कफ है, ठीक है। तो दिल्ली क्या है? पित्त वालों का देश है। आप देखोगे जितनी लड़ाइयां हुई थी वो सब दिल्ली हस्तिनापुर इसी में घूमता रह गया। क्यों? पित्त वाला जगह है। सेंटिमेंट, इमोशन, ईगो, एंगर बहुत मिलेगा वहां के लोगों में, तुरंत भिड़ जाएंगे। आप लैंग्वेज देखना, थोड़ा सा रफ, लचीलापन थोड़ा कम होगा भाषाओं में, सॉफ्टनेस ठीक कम है? रहती है। ये पित्त का जगह है। तो दिल्ली जो है ना, हाई पित्त वाला जगह है, तो वहां पे ऑलरेडी आपके बॉडी में पित्त ज्यादा है, और अगर आपके बॉडी में भी पित्त बिगड़ा हुआ तो डबल पित्त हो गया। इसलिए वो जो पान का कषाया और अम्ल रस था वो आपको वो कर देता है, ठीक है। 11:30 हो गए, 11:30। दोनों पत्ते ले सकते हैं ना, पान के मीठा और बंगला, दोनों में से कोई भी? नहीं, मैं तो बोला आपको, मीठा कोई काम का नहीं है। वो आपको किसी को खिलाइए, खुश करिए कि हाँ देखिए पान खाली है। पत्ता लेना है, बंगला पत्ता। सिर्फ बंगला पत्ता जो खारा होता है वो वाला, सारा होता है। उसी का गुण है। और दूसरे नंबर पे रखा गया है वाराणसी, बस। अच्छा, बनारस का मगई पत्ता। रेफरेंस बता दे रहा हूं मैं आपको, भाव प्रकाश बुक का नाम है, 14th सेंचुरी में लिखा हुआ, ठीक है। भाव प्रकाश। सर बंगला सर, पत्ता आज- खाने से क्या ड्राइनेस कुछ ज्यादा हो जाती है क्या? गले में प्यास बहुत लगती है? नहीं तो पत्ता मत खाओ आप, अगर ज्यादा, थोड़ा सा ले लो, उसका रस निकाल के पी जाओ ना, क्या है, अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो, है ना। हाँ, रस सर लेना आज better हनुमान है। चालीसा का वो नहीं हुआ आज हम लोगों का। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि 11:30 हो गया है, ठीक है। 10 मिनट बोल देते हैं हनुमान चालीसा, ठीक है। कहाँ थे हम लोग हनुमान चालीसा में? तो मालूम है, लोगों को देखो। पहले का दोहा हो गया था। दोहा हुआ सर बल विद्या बल बुद्धि बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश बल विकार। बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये हो गया था, यस है ना। आज क्या पंचक्लेश। था? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नहीं पूछ सकते। तो क्या बोलते हैं, अब यहां से असली शुरू हो रहा है ना। एक्चुअल अगर बोलो तो हनुमान चालीसा यहां से शुरू हो रही है।
इसके पहले तो वो पहले गुरु से मांगे भाई अपना चरण धूलि दे दो, हमको साफ कर दो, फिर राम जी का यश गाना है, ठीक है, और राम जी का यश गाओगे तो चारों चीजें मिलेंगी आपको, कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेंगे। इसके बाद बोले कि मेरे को भाई गाना है तो मेरे को बुद्धि चाहिए। मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो मुझे गाना है तो मुझे बुद्धि चाहिए, मेरे पास तो बुद्धि है नहीं, तो आप दे दो मेरे को बल बुद्धि विद्या। तो मांगने भी तो तीनों मांगे, क्यों मांगे बता दिया आपको। फिर सोचा कि बल भी मिल गया, बुद्धि भी मिल गया, विद्या भी मिल गया, लेकिन अगर मेरे में क्लेश और विकार रह गया तो मैं इसका यूज गलत जगह पे कर दिया करूंगा, तो उसको भी हटाओ। बोला हटाओ हटाओ। अब सब हट गया। जैसे ही हट गया ना, अब तुलसीदास जी फ्री। तो भी देखो शुरुआत कैसे कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। तो क्या बोले, जय हनुमान ज्ञान, बताया था हनुमान जी क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जितने भी नॉलेजेबल लोग हैं उसके लिस्ट में पहले नंबर वो हैं, जहां से वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है नॉलेजेबल लोगों की। वो दिखते सीधे साधे टाइप के हैं बट सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, ज्ञान, ठीक है। तो सवाल उठता है कि ये ज्ञान, इतना ज्ञान हनुमान जी को मिला कैसे भाई, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ठीक है। और उनकी बड़ाई कर रहे हैं, अब शुरुआत कर रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। तो ये हनुमान जी बोलते हैं कि ये ज्ञान भाई मेरे को मेरे गुरु से मिला है। ध्यान से सुनना, ये ज्ञान मेरे को मेरे गुरु से मिला है। तो अब उस गुरु से कैसे मिला, जब वो अपने गुरु के सामने सरेंडर करते हैं, विनम्रता से जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और कंप्लीट सरेंडर टू हिम, गिव मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव मी एज अ नॉलेज, एज अ विजडम, इसके लिए मिलता है। तो बोलते हैं हमको तो अब ज्ञान चाहिए हनुमान जी, हमको उसके लिए गुरु चाहिए, गुरु के पास जाएंगे हम। तो किसी ने कहा कि भाई तुमको ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। आप लोग भी सोच सकते हैं, वो सारे ज्ञान तो किताबों में है ही। अभी जो मैं आपको ज्ञान वायु बता रहा था, आप तो गूगल करोगे ना मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया भर के हजारों साइट्स हैं, तो फिर जरूरत क्या है गुरु के पास जाने की, ठीक है। आपके पास तो बहुत सारे पुस्तकें हैं, पुस्तक में सब रेडिली अवेलेबल है। व्हाई इट इज नेसेसरी, दिल थाम के बैठना। हाँ, एक्सप्रेशन चेंज हुआ है सबका थोड़ा, ठीक है। क्योंकि पुस्तक ना उस तक नहीं ले जाता, पुस्तक सिर्फ पुश तक करता है, समझ में है। पुस्तक कभी आपको उस तक नहीं ले जा सकता, वो खाली आपको पुश तक करता है, इतना ही। अच्छा, आप हमको याद आता है कि जब मैं 11वीं में पढ़ता था तो मुझे गांव जाना पड़ा था। तो मैं रास्ते पे गया, तो मैं सोचा मुझे ट्रेन वेन का पता नहीं था। तो एक भैया ने बोला मेरे को कि अरे ट्रेन का मैनुअल मिलता है यार, एक किताब मिलती है, पतली सी आती थी उस समय हम लोग के पास, लोकल ट्रेन की, इसकी उसकी, ठीक है। उसमें सब डिटेल दिया है, वो पढ़ ले तू, आराम से गांव पहुंच जाएगा अपने। अब हम उसको 2 घंटा पढ़ रहे हैं बैठ के, यार कहां से कहां। तो उसमें भारत की जितनी ट्रेनें हैं सबका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसमें। सिर्फ एक ही चीज नहीं था, उस पुस्तक में ट्रेन नहीं थी। नहीं थी सर, समझे? उस पुस्तक में ट्रेन नहीं थी, ट्रेन के सारे इंफॉर्मेशन थे, ठीक है। तो हमको गांव जाने के लिए, गांव पहुंचने के लिए ट्रेन में तो बैठना पड़ेगा ना भाई, तब तो पहुंचूंगा कि पुस्तक से पहुंच जाऊंगा, नहीं ना। तो उसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था। तभी एक भैया आए, राघव भैया, बोले अरे भैया हम तो तेरे गांव कितने बार गए हैं, तो सब किताब उताब छोड़। 1 मिनट, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है सर। बोले भाई किताब उताब छोड़, हावड़ा जाना, ठीक है, वहां से बोलना हमको बनारस का टिकट चाहिए, यहाँ पे विभूति एक्सप्रेस, पंजाब एक्सप्रेस 2 ट्रेन रहती है, 7 बजे 7:30 बजे चढ़ जाना, आखिरी स्टॉपेज विभूति एक्सप्रेस का बनारस से, उतर जाना तो गांव पहुंच जाना। तो राघव भैया गुरु बन के आए, आराम से हो गया, इजी। तो इसलिए गुरु की जरूरत है। तो हनुमान जी बोले कि यार मेरा गुरु कौन बनेगा, मतलब समझ में आ गया ना कि आपको पुस्तक नहीं गुरु चाहिए, ठीक है। तो हनुमान जी बोले मेरा गुरु कौन बनेगा, है सबसे चमकता सितारा तो एक ही है, कौन, सन, सूर्य भगवान। तो उन्हीं से मैं ज्ञान लूंगा, और ज्ञान के वो सिंबल है सूर्य भगवान, ठीक है। तो उनके पास पहुंचे, बोले भगवान हमको ना अपना गुरु बना लीजिए। ध्यान से सुनना है, मजा आएगा, ठीक है।
हमको अपना गुरु बना लीजिए, हमको थोड़ा बता दीजिए, कुछ हम सीख हुई लें। सूरज भगवान जब देखे कि कौन है भाई चेला और हनुमान, उनका हालत खराब हो गया। हाँ, लोग बोले ये कहां से आ गया दोबारा। हाँ, तो सोचे कि तुमको सीखना क्या भाई, वो टाले उसको, तुम क्यों सीखना चाहते हो? तो नहीं, हमको तो आपसे सीखना, हमको ज्ञान लेना है। सूरज भगवान के दिमाग में आया कि यार ये तो भी इतना नीचे था, इसको भूख लगा तो ये पहुंच गया मेरे को खाने वाने के लिए। ये मेरे साथ रहेगा तो डिस्टेंस भी नहीं है, एक छलांग में ये मेरे को खाने पहुंच गया। अब सामने रहेगा तो क्या करेगा मेरे को? तो फिर वो टाले भाई देखो, हम ना थोड़ा घूमने फिरने वाले आदमी हैं, हम एक जगह नहीं रहते। तुम किसी ऐसे के पास जाओ ना जहाँ पे आश्रम हो, आराम से बैठ के तुम वहां पे रहना, हाँ, शिष्य आश्रम में आराम से सीखना विखना। हम तो घूमते फिरते रहने वाले आदमी, तुम कहाँ मेरे संग आओगे? तो हनुमान जी बोले नहीं भगवान, हम भी आपके साथ घूम फिर लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, तो बोलते हम तो चलते फिरते रहते हैं ना, तो हम भी चलते फिरते सीख लेंगे आपसे। तो बोले एक अच्छा सुनो, कैसे चलोगे फिरोगे मेरे साथ तुम? ठीक है, अगर तुम मेरे आगे चलते हो तो तुम्हारा पीठ मेरे पीछे हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए कि चेले का पीठ गुरु के सामने है। और तुम अगर मेरे पीछे चलते हो तो मेरा पीठ तुम्हारे पीछे हो जा रहा है, मेरा चेहरा आगे, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, तो हनुमान जी बोले हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। फिर बोले अरे नहीं, इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिए हम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ठीक है, बोले एक काम करते हैं भगवान, आपके साथ साथ चल मैं आपके आगे ही चलूंगा, लेकिन मैं उल्टा चलूंगा। मतलब मेरा चेहरा आपके सामने होगा, आप सामने चल रहे होंगे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। समझ में आया? तो फेस टू फेस रहेंगे हम लोग। सूरज भगवान बोले यार ये नहीं मानेगा। ठीक है, ठीक है, तो हनुमान जी को अग्री हो गए, तो सीख लो भाई। जब पढ़ाई वढ़ाई सब हो गया ना, तो सूरज भगवान बोलते हैं हनुमान जी को, यार तू बॉस है, मान गया हूं। तो कैसे? क्या मेरे को समझ में आया कि तुम ये कैसे कर लिया? तो हनुमान जी बोले कि मेरा तो पर्पस ही यही था। पहले उसको बोले कि तुम उल्टा चलेगा ठीक नहीं लगता, बोला गुरु के संपर्क में आके हम जैसे चलते थे पहले, अगर वैसे ही चलते रहे तो फायदा क्या हुआ? नहीं समझे? हाँ, गुरु के आते ही मेरी चाल बदल जानी चाहिए। ठीक है, और मेरा एक तरफ संसार को देख रहा है, लेकिन सामने मेरे गुरु हैं, है ना? तो जीवन में ऐसे ही चलना चाहिए कि गुरु के विचार, गुरु का चेहरा, गुरु के वाक्य, गुरु का ज्ञान वो हृदय में हो, और मेरा काम संसार की तरफ चल रहा हो। सो डूइंग all my activities as karma yog into the sansar, keeping the knowledge and wisdom of the guru inside the heart, तो फिर वो मिराकल क्रिएट करता है वो आदमी। ये हनुमान जी थे। इसीलिए जय हनुमान ज्ञान गुण, तो ये ज्ञान की बात थी। दूसरा शब्द आता है गुण। ठीक है, तो हुआ क्या, आप देखोगे कि सब कोई ना सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे शील, राम जी शील के बेस्ट उदाहरण है ना? शील शब्द आते ही राम आता है। शील मतलब विनम्रता, जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कभी अपशब्द नहीं बोलता, कभी गुस्सा नहीं करता, वो शील है। ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाए जो, वो शील है। किसी को बुरा नहीं लग जाए जो सोचता हो, वो शील है। और दूसरा एक क्वालिटी है सत्य। ठीक है, अब आप सोचो अगर सत्य बोलेंगे तो शील नहीं रह जाएगा, और सील को मेंटेन करेंगे तो सत्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आप यही बोलोगे ना, यार छोड़ो कोई बात नहीं, बुरा तो लगा था, मन में बोलोगे, लेकिन ठीक है आप ठीक है, अच्छे आदमी है भाई, बाय बाय नमस्ते, बोल नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें सब एक साथ गुण हो। वन एंड ओनली हनुमान जी, जिसमें कोई दोष ही नहीं है, सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि राम जी ने बैंड बजा दिया था, विक्ट्री हो चुकी थी। ठीक है, रावण खलाश। तो सबसे पहले हनुमान जी पहुंचे सीता जी के पास। दूर था तो करहूं प्रणामा, दूर से ही सीता जी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि मां तैयार हो जाओ, राम जी ने विजय प्राप्त कर ली है। अब ये सुनते ही ना सीता रोने लगती है। ठीक है, खुशी के मारे। तो बोलती है, चौपाई है, मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको, ठीक, कि हनुमान बेटा मैं तुमको दूं क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कपड़े भी पुराने हो चुके हैं मेरे, हालत खराब है मेरी, तुमको दूं क्या मैं?
तुमने इतना खुश किया मुझे, दूं क्या? तो हनुमान जी बोले कि माँ के पास सब कुछ होता है देने के लिए, आप खाली आशीर्वाद दे दो। तो सीता जी बोलती हैं, और सीता जी कौन है? सारे गुण, जितने भी गुण होते हैं वो प्रकृति के अंदर होते हैं, और जो प्रकृति के बियॉन्ड होता है ना, वो गुण और दोष सबसे परे होता है। और प्रकृति की माँ कौन है? जानकी, सीता, द मदर ऑफ द लैंड, सीता। तो जो प्रकृति की माँ है वो क्या बोल रही है? सकल गुण, वो बोलती है कि दुनिया में जितने भी गुण हो, दुनिया में जितने भी गुण के शब्द आते हैं वो सब हमारे हनुमान को मिले और उसके हृदय में चिरकाल के लिए वो गुण विद्यमान हो जाए और दोष नाम का कोई शब्द न रह जाए। हाँ, ये हनुमान को वर देती हूं। प्रकृति हिल गई यार, प्रकृति को पैदा करने वाली जानकी बोल रही है हनुमान को कि सकल गुण, सारे गुण भर दिया उनमें, इसीलिए वो गुण के सागर हैं। खाली गुण नहीं है, वो सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और भी सागर, सागर आप कैसे बन सकते हो? गुण और ज्ञान हो सकता है लोगों में, लेकिन इनके सागर कैसे बन सकते हो आप? अंतिम शब्द है आज के लिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तो बाद में बोलेंगे, अंतिम शब्द है। गुण है, ज्ञान है, लेकिन सागर कैसे बन सकते हो इसके? तो इनका नाम क्या है? देखो, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान का मतलब वो जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो वो हनुमान है। ठीक है, तो हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने मान का ही हनन कर लिया है। हाँ, क्या बोलते हैं, जब लंका पहुंचते हैं ना, बांध लिया लोग उसको, ब्रह्मास्त्र मारा, तो हनुमान जी मन में सोचे यार अगर इसको मैं नहीं मानूंगा ना तो ब्रह्मास्त्र का इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है आजा बांध ले मेरे को। बांध लिया ब्रह्मास्त्र ने, रावण के पास ले गया, सब वो हल्ला, कोई उनका पूंछ पुल कर रहा है, कोई यहां से खोचा मार रहा है, कोई वहां से खोचा मार रहा है, एक लाफा में सबको उड़ा दिए होते वो, लेकिन वो सह रहे थे। क्यों? मान का हनन कर चुके हैं वो। क्यों? उनके मन में एक ही है ना, राम काज करिबे को आतुर, एक ही काम है उनका, एक ही एम है, राम काज करिबे को आतुर। कौन है बांध? तो बोलते हैं, रावण बोलता है कौन है तू? बोला राम का दूत। ठीक है, तो बोलता है तेरे में इतना हिम्मत कहां से है, तुमने सब कांड वांड कर दिया। तो बताते हैं, जाके बल्लभ ले सते, मतलब जिसका एक आंख के हिलाने से ना सारी सृष्टि और ब्रह्मांड हिल जाता है, उसका 1000वां अंश का एक अंश मेरे साथ है, उसका दूत हूं भाई। जहां जिसके शक्ति से तूने 10 मुंडी पाया है ना, उसका 1000वां हिस्सा हूं मैं। ठीक है, तो कहां से शक्ति पा रहे बोल रहे हो? तो बोलता है कि रावण कि तुमको तो हम बहुत इंसल्ट करेंगे। बोला आप मेरे को कुछ भी इंसल्ट कर लो, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करने के लिए आया था, अपने भगवान का, अपने इष्ट का मैसेज देने यहां आया था। ठीक है, तो जिसने अपने, जबकि सर्वशक्तिमान है, फिर भी हम लोगों में कुछ भी नहीं है बट मान बहुत है, और उनमें सब कुछ है, सिर्फ मान नहीं है। तो जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो वो हनुमान है, इसीलिए वो गुण और ज्ञान के सागर हैं। सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। सर ये जो आपने जो ये बहुत सीता जी अच्छा ने बताया। आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, ये आपने तुलसी रामायण में से बताया या वाल्मीकि रामायण में से? ये जो पहला जो मैं बताया आपको, सूर्य वाला घटना, ठीक है, ये सूर्य वाला घटना है हनुमान बाहुक से। ठीक है, और ये सवाल जो आपने पूछा है ना, वैसे मेरे को अजीब लगा। ये जो रस था हनुमान जी के प्रेम का, ये रेफरेंस में रस घुल गया, लेकिन किसी भी से लिया हो यार, रामायण से लिया हो या रामचरितमानस से लिया हो, डजंट मैटर। सर वो आपको नहीं, क्या मजा आया, उस रस का आनंद बहुत लीजिए। अच्छा सर वो लगा ये आनंद ले रहे वाल्मीकि हैं, मतलब हनुमान चालीसा समझे। तुलसीदास जी की रामायण तो पढ़ा है मैंने, बट ये रस कभी आया नहीं। और सब बोलते हैं वाल्मीकि रामायण बहुत ज्यादा विस्तृत है, उसमें एक एक चीज काफी विस्तृत रूप में दी हुई है, इसीलिए मैंने पूछा कि वाल्मीकि रामायण
लेके बैठना चाहिए या उसको पढ़ना? तुलसीदास जी की रामायण तो मैंने पढ़ी है बहुत बार। ये आपका पर्पस होना चाहिए। आप हमेशा खुश रहना चाहती हैं, प्रेम में रहना चाहती हैं, प्यार में रहना चाहती हैं, प्यार देना चाहती हैं, आंसुओं के साथ मुस्कुराना चाहती हैं, तो रामचरितमानस पढ़िएगा। ठीक है? आपको जजमेंट चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है? आपको फैक्ट जानने हैं, आपको फैक्ट के लिए बहस करना है, आप रामायण पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से। थैंक यू सर, सुपर्ब सर। थैंक यू। ठीक। धन्यवाद सर। सर एक क्वेश्चन था